हेलो फोक्स, आपने जहाँ भी आप अपनी सोसाइटी में रहते होंगे, स्पेशली अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो आपने ये चीज़ एनालाइज करी होगी। नहीं तो आपने अपनी सोसाइटी में ये बातें सुनी ज़रूर होंगी कि जो औरतें हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है, उनके पास बहुत सारे लॉ उनके फेवर में है। वो किसी भी अगर अगर हस्बैंड के ऊपर खुद डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, स्टिल वाइफ उसको जेल में डलवा देती है और वो अपनी पावर्स का मिसयूज करती है। और पुलिस के बारे में तो हम सबको पता ही है कि पुलिस पावर का किस हिसाब से मिसयूज करती है। वही दोनों चीजें जो सोसाइटी में हमारे चल रही थी, इस केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनालाइज करा और समझा कि हाँ, ये सच में है। जो वुमेन है वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही हैं, और पुलिस भी अपनी पावर्स का पिछले 60 साल से 6 डेकेड से यूज कर रही हैं। और उन्हें हम बार बार करते हैं, पुलिस वालों को कुछ ना कुछ करते हैं, बट स्टिल वो नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए पुलिस वालों को, और बताया कि आपको अगर कोई आदमी अरेस्ट करना है तो कैसे आपको उसकी पहले उससे क्या फॉर्मेलिटीज करनी है उससे पहले। तो इस सारी डायरेक्शंस के बारे में और ये किस केस में दी गई हैं, वो सारी चीजों की बात हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये सारी डायरेक्शंस और इस सारी चीजें जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस केस में बात करिए। वो कौन सा केस है? अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ईयर 2014, 2014। ये एक ऐसा केस है कि दिल्ली और मेरे को लगता है पूरे इंडिया के हर एक लॉयर, प्लस ऑल ओवर इंडिया के हर एक लॉयर को, प्लस हर एक पुलिस वाले को ये केस हमेशा पता होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें, पुलिस वालों को इसलिए पता होगा कि कोई बंदे को हमें अरेस्ट करना है तो क्या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो हमें कैसे उसे अरेस्ट करना है, अरेस्ट करने से पहले हमें क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। तो आइए इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जानते हैं, और इस लैंडमार्क जजमेंट का बैकग्राउंड जानते हैं कि किससे ये शुरू हुआ था, कैसे कैसे ये बात बढ़ी आगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको एनालाइज करा। तो सबसे पहले हम इसमें बैकग्राउंड जान लेते हैं। 498A, सबसे पहले आपको वो जानने की जरूरत है कि 498A क्या है। 498A is the Indian Penal Code was added by the 498 of the Indian Penal Code was added by the Criminal Law Second Amendment Act। Second Amendment Act के थ्रू सेक्शन 498A IPC में ऐड करा गया था, जो कहता है हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। अगर कोई आदमी अपनी बीवी पे या औरत पे क्रुएलिटी करता है, whoever being the husband और रिलेटिव, अगर उसका कोई रिलेटिव भी औरत पे, उसकी वाइफ पे क्रुएल्टी करता है। रिलेटिव्स कौन? उसकी मम्मी हो सकती हैं, लड़के की मम्मी हो सकती हैं, उसके फादर हो सकती हैं, उसकी बहनें हो सकती हैं, लड़के के दादा दादी हो सकते हैं। तो अगर वो ये सब अपनी बीवी पे और उसके पूरे रिलेटिव्स आदमी के क्रुएलिटी करते हैं, तो उसको क्या हो सकता है? उसको सजा होगी, उसको फाइन हो सकता है और उसको जेल दोनों हो सकती है। ये हमारा सेक्शन 498A कहता है आईपीसी का। मोटा मोटा क्या कहता है कि अगर कोई आदमी अपनी वाइफ पे क्रुएलिटी करता है और उस आदमी के रिलेटिव्स, जो कि उसकी माँ, बहन, पापा, उसके दादा दादी, कोई भी उस औरत के साथ उस पे क्रुएलिटी करते हैं, तो उसको फाइन देना पड़ेगा और उसकी साथ में जेल भी हो सकती है उसको, अगर वो क्रुएलिटी कर रहा है और उसके रिलेटिव्स क्रुएलिटी कर रहे हैं उस औरत पे। तो ये हमारा सेक्शन 498A कहता है। तो इस सेक्शन 498 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? कि वुमेन, जो औरत है वो शादीशुदा होनी चाहिए, पहला सबसे चीज। दूसरा, वुमेन इज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरेसमेंट, औरत को क्रुएलिटी और हरेसमेंट फेस करनी होनी चाहिए। तीसरा, सच क्रुएलिटी एंड हरासमेंट मस्ट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड ईदर बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। जो औरत पे क्रुएलिटी करी गई है, या तो वो पति द्वारा करी गई हो या वो उसके किसी पति के रिलेटिव द्वारा करी गई हो। तो ये 498 के मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं? सबसे पहला, औरत जो होनी चाहिए वो शादीशुदा होनी चाहिए। दूसरा, औरत के ऊपर क्रुएलिटी होनी चाहिए और हरासमेंट हुआ होना चाहिए। तीसरा, वो उसके पति के द्वारा या उसके पति के रिलेटिव्स के द्वारा करा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा 498 के 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर इसके अलावा चीजें हो सकती हैं, बट अगर ये तीनों में से कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं करती तो 498 आईपीसी का सेक्शन पुलिस नहीं लगाएगी। तो ये 3 चीजों के बाद ही आपका सेक्शन 498 पूरा बनता है, तो इसको पुलिस लगाती है। अब ये 498A शुरू कैसे हुआ?
क्यों आया, ये क्यों लाया गया इसको। 498A of the IPC has been brought into existence for डिफेंडिंग वुमेन। डिफेंडिंग वुमेन से आप समझ गए हो कि औरत को एम्पावर करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्रुएलिटी से, इसलिए ये 498A को लाया गया। But in the recent times, Section 498A has been subjected to the episode of misuse of power। हमने रिसेंटली अभी से देखा है, जो कि आप देख रहे होंगे अपनी सोसाइटीज में, कि 498 का औरतें बहुत ज्यादा मिसयूज करने लगी हैं। एंड देयर इज अ नीड टू चेक द टेंडेंसी ऑफ अ वुमन टू रोप इन ऑल फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर रिलेटेड टू द क्राइम ऑफ डिमांडिंग डाउरी, कि वो आदमी अगर डाउरी डिमांड कर भी नहीं रहा होता है तब भी उसको वो बोलती है कि ये आदमी हमसे डाउरी डिमांड कर रहा है, और उसके ऊपर 498A लगा देती है प्लस डाउरी एक्ट लगा देती है। तो ये बेसिक बैकग्राउंड था। लाया क्यों गया था? ताकि वुमेन एम्पावर हो, इनको और ज्यादा प्रोटेक्शन हो आदमियों से, ये थोड़ा और सेफ फील करें सोसाइटी में, और कोई भी आदमी अपनी बीवी पे कुछ भी हाथ उठाना, दहेज मांगना और उसके ऊपर क्रुएल्टी करने से पहले सोचे, नहीं अदरवाइज अगर वो करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें एम्पावर करने के लिए 498A लाया गया था। लेकिन रिसेंटली सोसाइटी में इसका बहुत ज्यादा 498A का मिसयूज होने लगा। तो अब हम मेजरली केस पे आते हैं कि इस केस में हमने 498A समझ लिया कि क्यों लाया गया था, और 498A क्या कहता है वो हमने जान लिया। अब जानते हैं इस केस के बारे में। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, जो हस्बैंड का नाम अरनेश कुमार था। अरनेश कुमार की शादी 1 जुलाई 2007 में उसने शादी करी औरत के, अपनी वाइफ के साथ। तो उसकी वाइफ ने कुछ टाइम बाद अपने पति पे सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पुलिस थाने में जाके लगवा दिया। उसने उनसे बोला कि जो इसके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स मीन जो इसके पेरेंट्स हैं, वो मुझसे 8 लाख रुपए, मारुति की कार, एसी जो कि एयर कंडीशन, टेलीविजन सेट और भी बहुत सी मुझसे मांग रहे हैं, मेरे से डिमांड कर रहे हैं। इट मीन्स वो उससे डाउरी डिमांड कर रहे हैं उसको कि तू डाउरी लेके आ। और उसने बताया, अपनी एलिगेशन करा, जो उसने एलिगेशन लगाई अपने हस्बैंड पे, अरनेश कुमार था जो हस्बैंड, उस पे उसने ये भी कहा कि जब ये सब बातें मैंने अपने पति को बताई, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाया उसको ये इंफॉर्मेशन, तो उसने मुझे बोला कि हाँ तुम्हें ये सब लाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं दूसरी शादी कर लूंगा और ये तुम्हें डिमांड जो है ये फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये हमारे अरनेश कुमार के ऊपर ये सारी चीजें उसकी वाइफ ने ये ब्लेम लगाया। ठीक है। अब पेटिशनर अप्लाइड फॉर दी, अब जो हमारा अरनेश कुमार था, अरनेश कुमार ने क्या करा, एंटीसिपेटरी अप्लाई करी, कि वो एंटीसिपेटरी बेल ये होती है कि आपको बिना, आप अगर कोई आपको पता चल जाता है कि मैं अरेस्ट होने वाला हूं, तो आप कोर्ट में पहले ही जाके एक एंटीसिपेटरी एक बेल लगा देते हैं कि मेरे को, मैं कोर्ट के और पुलिस की हर जगह जहां जहां वो मुझे बुलाएंगे मैं वहां पर आ जाऊंगा, आप लेकिन मुझे, मैं उनके साथ पूरा कॉर्पोरेट करूंगा, बट आप मुझे बेल प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसके ऊपर कोर्ट डिसीजन लेता है, तो इसे एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। तो अरनेश कुमार ने 498A का जब और डाउरी एक्ट उस पर लग गया, उस पर केस फाइल हो गया, तो उसने अपना जेल जाने से बचने के लिए उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सबसे पहले आपके सेशन कोर्ट में बेल लगती है, तो उसने सेशन कोर्ट में जेल बेल लगाई और बेल उसकी सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद उसने हाई कोर्ट में बेल लगाई, हाई कोर्ट ने भी उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। फाइनली उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल फाइल करी। बेल कैसे फाइल करी? एसएलपी के थ्रू। एसएलपी क्या होता है? स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू उसने बेल फाइल करी अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब जब उसने ये बेल फाइल करी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक उस बेल में सबसे पहले इश्यूज देखे कि इश्यूज क्या थे। तो उन्होंने इश्यूज जो फाइंड आउट करे, जो इन्होंने बोले कि क्या कोई आदमी, राइट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन बिफोर एंड आफ्टर, कि जो आदमी अरेस्ट होने वाला है तो उसके अरेस्ट होने से पहले क्या राइट्स है और अरेस्ट होने के बाद क्या राइट है। राइट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, जो एक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं उसकी वाइफ द्वारा, उसके क्या राइट्स हैं अरेस्ट होने से पहले और अरेस्ट होने के बाद, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला, what are the remedies that is left to a person when there is a misuse of section 498A। क्या अगर हो कि औरत ने जो 498A पुलिस के थ्रू लगवाया है, जो डाउरी एक्ट और 498A आईपीसी का वुमेन ने लगवाया है, क्या पता वो मिसयूज कर रही हो अपनी पावर का और 498 जो उसने लगवाया वो उसने झूठ लगवाया हो, तो उसका क्या।
तो ये दो इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आगे रखे और इनके बारे में बात करी। तो सबसे पहले जजमेंट क्या करी सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के रिगार्डिंग, अरनेश कुमार को उन्होंने बेल प्रोवाइड करवा दी कि ठीक है आप बेल ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ ग्राउंड्स पे उन्हें बेल दी, कुछ चीजों को ग्राउंड्स पे उन्होंने उसे बेल दी। ऐसे नहीं कि आप चले जाओ आप कहीं भी घूम सकते हैं, उन्होंने उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई बट उन्हें बेल ग्रांट कर दी। और उसके साथ उन्होंने दो चीजें ऑब्जर्व करी कि मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 ए आईपीसी का बहुत हो रहा है एंड द कोर्ट एंडेड अप विद जजमेंट बाय गिविंग, और कोर्ट ने इसके साथ ही साथ जब मिसयूज पता चला तो उन्होंने उसको संज्ञान में लेते हुए 8 गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए कि पुलिस वालों को अगर कोई बंदा अरेस्ट करना है तो उससे पहले उन्हें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने पुलिस वालों को बताया गया। एक गाइडलाइन सेट करी उन्होंने कि इस गाइडलाइन के थ्रू आपको क्या और कैसे काम करना है। तो और उसके बाद उन्होंने क्या बोला ये हम जान लेते हैं, और गाइडलाइंस क्या कहती हैं ये बोलते हैं बताना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करा हम ये जान लेते हैं। मैंडेटरी डायरेक्शंस हम बाद में जानते हैं, ऑब्जर्व क्या करा सुप्रीम कोर्ट, हाईलाइटेड द सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको बताया मिसयूज जो हो रहा था पावर का बहुत ज्यादा, औरतों की पावर का, सेक्शन 498 ए का जो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था उन्होंने वो कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 498 ए जब इंट्रोड्यूस करा गया था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये था कि वुमेन को जो हरासमेंट और क्रुएलिटी है उससे बचाया जा सके, इसलिए उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस रखा गया था और नॉन बेलेबल रखा गया था। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि कोई औरत अगर किसी आदमी पे, ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनमें औरत ने आदमी पे केस फाइल करवा दिया था डाउरी एक्ट और 498 ए, लेकिन और उस पे तो करवाया ही, साथ साथ उसके दादा दादी उसके माँ बाप सब पे और उसकी बहनों पे केस फाइल करा दिया। और केस में जब चार्जशीट सबमिट होने वाली होती थी तब पता चलता था कि जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो काफी काफी सालों से, फैमिली मेंबर्स मीन्स उसकी बहनें, वो पूरे पूरे जब शादी होने के बाद से वो कहीं बाहर कंट्री में रह रही हैं और वो इंडिया कभी आई ही नहीं है। तो क्लियर कट ये दिखता था कि ये झूठ बोला गया है। जब औरत इंडिया आई नहीं, वो अपनी कंट्री में आई नहीं, तो उसने आपके ऊपर क्रुएलिटी कैसे करी। तो ये कोर्ट ने ऑब्जर्व करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर एक और चीज को करा, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोला, उन्होंने एक और चीज को, डेटा को रेफर करा। उन्होंने कहा जो हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो एनसीआरबी है, उन्होंने भी एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलाता है स्पेशली, उन्होंने उस डाटा को दिखाते हुए कहा कि 1,97,762 अरेस्ट हुए हैं 2014 का ये केस है, 2012 में अंडर सेक्शन 498 ए में कितने लोग अरेस्ट हुए? 1,97,762, करीबन 2 लाख लोग अरेस्ट हुए हैं अंडर सेक्शन 498 ए में 2012 में भारत में। तो उन्होंने ये पाया कि इतना कन्विक्शन, इतना लोगों को अरेस्ट हो जा रहे हैं, और जब केस फाइल की, जब केस सबसे पहले लोग पुलिस वाले तुरंत अरेस्ट कर लिया केस फाइल होते ही, हम शुरू से समझते हैं, जैसे ही केस फाइल हुआ पुलिस वालों ने उनको उठा लिया, पूरी फैमिली को, जिन जिन का एफआईआर में औरत ने नाम डलवाया उन्हें जेल में डाल दिया। अब उसके 90 दिन के अंदर पुलिस वाले चार्जशीट सबमिट करते हैं, चार्जशीट के अंदर वो पूरी तहकीकात करके चीजें लिखते हैं, लेकिन तहकीकात करने से पहले उन्होंने पूरी सोसाइटी में जो फैमिली मेंबर्स को जेल में डाला है उनकी तो बेइज्जती हो गई, वो तो बेइज्जत फील करते हैं कि हम लोग, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, तो उसे उन्होंने बुरा फील करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये देखा कि जब जो ये 2 लाख लोगों को करीबन 2012 में 498 ए केस में डाला है, उनका बाद में क्या हुआ है, तो उन्होंने देखा सिर्फ 15% ही लोग हैं जो ट्रायल में जो सच्चे पाए गए, सिर्फ 15% लोग, और बाकी जो लोग थे वो सारे बेबुनियाद केस पाए गए। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑब्जर्व करा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे समझा कि ये जो 498 ए का मिसयूज हो रहा है, और पुलिस वाले जो ये एकदम से लोग उठा लेते हैं, 498 ए का केस रजिस्टर होते ही जिस जिन लोगों का औरत ने नाम डलवाया होता है उनको उठा के ले जाते हैं, और जो आदमी होता है जिसकी फैमिली मेंबर को उठा के ले जाते हैं वो इतना हरास्ड फील करता है पुलिस वालों के थ्रू। तो इसलिए उनको समझ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमें एक मैंडेटरी गाइडलाइन पुलिस वालों को देनी ही चाहिए जिससे वो अरेस्ट करने तुरंत एकदम केस रजिस्टर होते ही अरेस्ट ना कर लें। तो हम ये मैंडेटरी गाइडलाइंस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट ने कहा ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट करें कि आप तुरंत 498 ए का केस रजिस्टर होते ही आप पुलिस वाले नहीं उठाएंगे आदमी को।
ये सबसे पहले उन्होंने कहा ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी इज रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर होता है केस 498 के अंदर तो आप तुरंत पुलिस वाले उस बंदे को नहीं उठाएंगे अनटिल अनलेस वो 41A सीआरपीसी के अंडर रजिस्टर ना हुआ हो। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने ये बोला ऑल पुलिस ऑफिसर्स बी प्रोवाइडेड विद द चेकलिस्ट कंटेनिंग स्पेसिफाइड क्लॉजेस अंडर सेक्शन 41(1)(b)(2) सब क्लॉज 2। तो आपको ये भी बोला गया कि आपको जो चेकलिस्ट है वो भी आपको पूरी की पूरी फिलअप करनी है, तभी आप उस बंदे को अरेस्ट करेंगे। फिर तीसरी चीज उन्होंने बोली द पुलिस ऑफिसर शेल फॉरवर्ड द चेकलिस्ट ड्यूली फाइल्ड एंड फर्निश्ड विद द रीजन। आप उसमें जो आप चेकलिस्ट बनाएंगे उसमें आप प्रॉपरली रीजन फाइल करेंगे कि आपने उसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और आप उसे रीजन आप स्पेशली उसमें रीजन मेंशन करेंगे और आपको क्या जरूरत पड़ी उसे अरेस्ट करने की। वाइल प्रोड्यूसिंग आप जब आप उसे अरेस्ट कर लेंगे तो आप उसमें रीजन मेंशन करेंगे और उसके बाद आप उसे मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे फर्दर डिटेंशन के लिए। ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट के पास आप जब उसे अरेस्ट करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है। जब आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे अपनी चेकलिस्ट के साथ जिसमें आपने रीजंस सारे मेंशन करे होंगे कि आपने उसे क्यों अरेस्ट करा, उसके बाद मजिस्ट्रेट विल वाइल ऑथराइजिंग जब मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर रहा होगा फर्दर डिटेंशन के लिए वो रिलाय करेगा अपॉन द रिपोर्ट फर्निश्ड बाय द जो पुलिस ऑफिसर ने जो चेकलिस्ट सबमिट करी होगी रीजन के साथ वो उसको चेक करेगा एंड ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन फिर वो उसको रिकॉर्ड करेगा जो चेकलिस्ट होगी जो उसमें रीजन मेंशन करा होगा पुलिस रिपोर्ट में, और उसको जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा तभी वो उसको फर्दर डिटेंशन के लिए आगे भेजेगा उस आदमी को, जब मजिस्ट्रेट भी सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज वो उसको वापस वहीं पर ही बेल दे देगा। पांचवा उन्होंने ये बोला द डिसीजन नॉट टू अरेस्ट एन एक्यूज बी फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट। और अगर कोई बंदे को पुलिस वालों को लगता है कि इस केस में 498A केस में हमें इसको नहीं उठाना है, ये बंदे को नहीं उठाना चाहिए, इस आदमी ने कुछ नहीं करा है, तो भी वो एक चेकलिस्ट में अपने पूरे चीजें मेंशन करेंगे रीजन के साथ कि आपने उसे क्यों नहीं उठाया, जिसको 41A का आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे और वो भी आप मजिस्ट्रेट को विद इन 2 वीक्स, जैसे ही आपका केस फाइल होगा विद इन 2 वीक्स आप वो भी मजिस्ट्रेट को अपना चेकलिस्ट मेंशन करके देंगे रीजन के साथ कि आपने उस बंदे को क्यों अरेस्ट नहीं करा। वो कॉपी ऑफ मजिस्ट्रेट विच मे बी एक्सटेंडेड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट फॉर द रीजन ऑफ रिकॉर्डेड इन राइटिंग, आप राइटिंग में रिकॉर्ड करके वो मजिस्ट्रेट के पास देंगे, और या फिर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के। छठी चीज उसमें बोली गई नोटिस ऑफ अपियरेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 41A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बी सर्व्ड अपॉन द एक्यूज्ड विद इन 2 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप 41A का जो आपका नोटिस होगा वो आप एक्यूज्ड को देंगे विद इन 2 वीक्स, जैसे ही आपका केस रजिस्टर्ड होगा 41A का जो आपका वो होगा वो आप प्रोवाइड करवाएंगे एक्यूज को। ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई, और अगर आप ये जो डायरेक्शंस दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो ये ऊपर की 6 डायरेक्शंस दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अरेस्ट करना है तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और अगर आपको अरेस्ट नहीं करना तो क्या फॉलो करना है, और मजिस्ट्रेट का अगर मजिस्ट्रेट को फर्दर डिटेंशन के लिए आगे करना है तो उसे भी रीजन मेंशन करने हैं फिर से और उसकी कॉपी रखनी है। तो साथ में उन्होंने ये बोला फेलियर टू कंप्लाई, अगर ये साथ आप इन सब चीजों के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं तो ऑफिसियर पनिशेबल होगा, किसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा इसको, और वो पनिशेबल माना जाएगा हाई कोर्ट का। ठीक है। ऑथराइजेशन डिटेंशन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विदाउट रिकॉर्डिंग, और अगर कोई पुलिस वालों को छोड़ो अगर मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रीजन रिकॉर्ड नहीं करा तो भी उसे कंटेम्प्ट माना जाएगा, और वो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट की जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके लिए वो लायबल होगा और उस पर वो चलाई जाएंगी। तो ये 8 एक मेजर गाइडलाइंस और डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वाले और मजिस्ट्रेट दोनों को दी कि आपको कैसे किसी बंदे को अगर 498A डाउरी एक्ट में अगर आपको किसी को रजिस्टर करना है और एक्यूज को उठाना है पुलिस स्टेशन में लाना है तो आपको क्या करना है, उठाना है तो क्या करना है और नहीं उठाओगे तो क्या करोगे। इसी के साथ साथ उन्होंने रिकमेंडेशन दी, किसको, गवर्नमेंट को दी कि आप ऐसा एक्ट लाए जिसमें मिसयूज हो, अगर इस चीजों का अगर कोई औरत इन सेक्शंस का मिसयूज करती है तो उनके पास उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके, और कमीशन मस्ट बी स्टेब्लिश, और एक कमीशन भी सेटअप करी जाए कि वुमेन विच इज नाउ कि जो लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं उसके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब इस सारी चीजों से कंक्लूजन हमारा क्या निकला, एक तो सबसे पहले हमें पता चला कि हमें पुलिस वालों को जो और मजिस्ट्रेट वालों को अरेस्ट करने से पहले क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है,
अगर अरेस्ट करेंगे तो वो क्या चेकलिस्ट में रीज़न मेंशन करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो भी वो चेकलिस्ट में रीज़न मेंशन करके मजिस्ट्रेट और या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सबमिट कराएंगे। और अगर वो नहीं करते तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा जाएगा, और अगर मजिस्ट्रेट रीज़न मेंशन नहीं करता तो उसके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा। तो अवनीश कुमार को हमारे एक बेल मिल गई कुछ कंडीशंस के साथ, बट उसे बेल मिल गई। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था 2014 के बाद कि औरतों के मिसयूज के सुप्रीम कोर्ट ने समझा, पुलिस की पावर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समझा और दोनों को गाइडलाइंस दी। तो यही हमारा केस था जो कि हमें पता होना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।